हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप कि आपका साइंस सोशल साइंस का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर कोड है मेरे पास ये वाला सेट 3 का कोड है। अगर ये आपका पेपर है तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है ताकि आपको पता चल सके कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके क्या क्या आंसर्स जो हैं आपको टिक लगाने थे। उसके अलावा यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि अगर ये आपका पेपर कोड नहीं है तो आप हमारे नंबर पे अपने पेपर को भेज सकते हैं, हम आपको उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद बाकी के जो वीडियोस मैं बनाऊंगी उसके अंदर दूसरे सेट के जो पेपर्स हैं उनके वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर डिस्कशन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग मेरी स्क्रीन पे अपना पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो हमें पता है कि हमारे इंडिया के अंदर जो पावर है, जो डिवीजन ऑफ पावर है, वो हॉरिजॉन्टली जो सरकार है उसके तीन उसमें विभाजित है। ठीक है, जिसमें आपका लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी, तीन संस्थाओं में विभाजित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होना था, डिवीजन ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर प्रमोट बैलेंस गवर्नेंस अक्रॉस द नेशन। यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर से पूछा गया था आपका क्वेश्चन कि फेडरल स्ट्रक्चर किस प्रकार से बैलेंस ऑफ पावर बना के रखता है इंडिया में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बाय इंश्योरिंग अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो सिंपल सी बात यही है कि जब आपने फेडरलिज्म की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो आपने उसके अंदर ये पढ़ा होगा कि फेडरलिज्म के अंदर डिवीजन ऑफ पावर रहता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सो इसी वजह से इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होना था। ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर ही फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसको ये प्रमोट करता है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है आपका आया था असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन। ठीक है, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आया था, तो ये आया था आपके चैप्टर नंबर 1 से। द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिच इन कंपैरिजन टू डच स्पीकिंग कम्युनिटी इन बेल्जियम। तो अगर आपने चैप्टर 1 में स्टोरीज पढ़ी होगी तो आपको पक्का पता होगा। और दूसरा था आपका रीजन, सो डच स्पीकिंग कम्युनिटी गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। तो ये जो है दोनों आपके करेक्ट स्टेटमेंट थे। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपका मैचिंग का क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी। कॉपर जो है, कॉपर के साथ आपको मैच करना था। कॉपर का यूज होता है इलेक्ट्रिक केबल्स और यूटेंसिल्स में, ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। देन आपका बॉक्साइट है, बॉक्साइट जो है इसको भी हम लोग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं बॉक्साइट को, इसका सेकंड था। देन आपका इसका फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट किसका है आपका, जस्ट अ मिनट, सी वाले का आपका फर्स्ट है मीका। मीका का यूज होता है, माइका, ठीक है, इसका यूज होता है स्टील और पेंट्स के अंदर। देन स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्रॉप के बारे में बताना था। यहाँ पे आपको क्रॉप को आइडेंटिफाई करना है, एक इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। सो जो भी ये इन्फॉर्मेशन है इसके हिसाब से आप देखेंगे। तो क्या है, दिस क्रॉप इज अ मेजर कैश क्रॉप इन इंडिया एंड इट इज कल्टिवेटेड मेनली इन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो ये सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, ये कैश क्रॉप है। तो हम ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शंस में सारी ही आपकी कैश क्रॉप्स हैं। अब यहाँ पे आपको रीजन दे रखा है, रीजन है आपका कर्नाटका और तमिलनाडु। बट यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है दैट इट इज नोन फॉर इट्स अरोमा। ये जो क्रॉप है इसको इसके अरोमा के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉफी है इसका राइट आंसर। कर्नाटका की वजह से हम इसको पता लगा सकते थे काफी आसानी से। इसके अलावा अगर यहाँ पे असम होता तो हम कह सकते थे कि चलो ये टी हो जाएगा, बट द राइट आंसर इज कॉफी। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका ज्योग्राफी का है। सो नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, a researcher is examining a soil type which is formed by weathering of volcanic rocks। तो यहाँ पे ये जो सॉइल है, ये सॉइल कैसे बनी है, वेदरिंग से बनी है। वेदरिंग वो भी किसकी, वॉल्केनिक रॉक्स की, वॉल्केनिक रॉक्स की वेदरिंग से बनी है। और इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि मिनरल्स की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये कौन सी सॉइल है, अगर हम बात करें ऑप्शंस में तो हम एलुवियल को तो पूरा ही काट देंगे। एलुवियल इसका नहीं होगा, क्योंकि वो तो हमें पता है कि नदियों के द्वारा जो लाई गई जो कंकड़ पत्थर होते हैं, बाकी वहाँ से हमारे जो उत्तरी मैदान है, ठीक है, वहाँ पे ये पाई जाती है नॉर्दर्न प्लेन्स में।
सो अब आपके पास 3 ऑप्शंस बचते हैं। सो इसका जो राइट आंसर था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का, वो आपका ब्लैक सॉइल है। इसके बाद अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। आपको अरेंज करना है इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि पहले क्या हुआ, फिर सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे क्या क्या हुआ, उसके अकॉर्डिंग इसकी क्रोनोलॉजी आपको बतानी थी। सो इसका आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे पहले सेकंड वाला आना था, द बिगनिंग ऑफ नेपोलियनिक वॉर्स। देन फिर आपका फर्स्ट था, उसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी। देन जो है विक्टोरियल एम्यूअल टू और किंग ऑफ इटली का प्रोक्लेमेशन, एंड देन ये लास्ट में जो है प्रूशियन किंग विलियम वन एज जर्मन एम्परर। सो ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो सेवन्थ का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने अपने प्री बोर्ड में भी देखे होंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको एक पिक्चर गिवन था और आपको जो पेंटर है उसका नेम यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि ये पिक्चर किसके द्वारा बनाया गया है। सो स्टूडेंट्स, ये जो पिक्चर है इसका जो आपका राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था ये था विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए। अब चलेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। हाउ डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूज प्रिंट कल्चर टू प्रमोट इट्स इंटरेस्ट इन इंडिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में जो है अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए क्या किया। ठीक है, प्रिंट कल्चर का कैसे उसने यूज किया ये बताना था। सो क्या होना था इसका राइट आंसर। इसका आंसर था ए, बाय सेंसरिंग द इंडियन न्यूज़पेपर्स। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन न्यूज़पेपर्स पे सेंसरशिप लगा दी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई वॉज द सिल्क रूट कंसिडर्ड अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड। जो सिल्क रूट है वो एक गुड एग्जाम्पल माना जाता है ट्रेड का, उसके पीछे का क्या रीज़न है। रीज़न ये था ड्यू टू ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज। देन आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, इन विच यू हैव टू रीड द फॉलोइंग डेवलपमेंटल गोल्स। ये है आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, एंड चूज करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गोल्स रिलेटेड टू अ स्टूडेंट स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटी। अब कोई बच्चा जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है उसके क्या क्या गोल्स होंगे उनके बारे में यहाँ पर आपको स्टडी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी ओनली 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। ठीक है, वो गुड एम्प्लॉयमेंट चाहता है, हायर एजुकेशन चाहता है और रिसर्च के लिए वो गुड अपॉर्चुनिटीज चाहता है, ये उसके गोल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द ग्रोथ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड ग्लोबलाइजेशन। डिजिटल टेक्नोलॉजी है जो उसने ग्लोबलाइजेशन को इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है कि उसका क्या मेन बेनिफिट है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि उसने कनेक्टिविटी को बहुत ही ज़्यादा एनहांस किया। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में आपको जो है सोर्सेज ऑफ लोन दे रखे थे। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से फॉर्मल सोर्सेज होते हैं। जैसे लैंडलॉर्ड्स तो बिल्कुल भी फॉर्मल नहीं है, हमारा सेकंड कट जाएगा। जिन भी ऑप्शन में सेकंड है उन्हें हम काट देते हैं। इसके बाद हमारे पास सिंपल एक ही बचा है और वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी वे में आप कर सकते थे। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको सेक्टर्स दे रखे थे और क्राइटेरिया क्या यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैंने इकॉनमी को ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बांटा हुआ है। तो किस क्राइटेरिया के बेस पे बांटा है, मैंने एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ के बेस पे बांटा है। तो सेम टू सेम ये पूछा था कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी जो सेक्टर में हम बांटते हैं उसके पीछे हम कौन सा क्राइटेरिया यूज करते हैं। यहाँ पे देखो, सोशल एक्टिविटीज बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, पॉलिटिकल भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। केवल क्या होगा, प्रोडक्शन। क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की तो हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होता है, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है वो प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। सेकेंडरी में आपकी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग जैसी एक्टिविटीज़ आती हैं। टर्जरी में आपकी सर्विस वाली एक्टिविटीज़ आती हैं। तो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हमने इसे बांटा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको ऑड वन आउट चूज करना था रिगार्डिंग द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। डॉक्टर, टीचर, लॉयर, ये तीनों एक ही सेक्टर के हैं, एकदम सही बात है। ठीक है,
सो यहाँ पे जो 15th है आपका, इसका देखो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी होना था, बिकॉज आप देख सकते हैं ये फार्मर जो है वो प्राइमरी सेक्टर का है और ये यहाँ पर इन दोनों के साथ ऑड है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट किस बेसिस पे बनाया जाता है वर्ल्ड बैंक का डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो इसका आंसर होना था पर कैपिटा इनकम। एकदम परफेक्ट है, ये आपको दिया भी हुआ था इकोनॉमिक्स के अंदर, इजी क्वेश्चन था ये, आई होप कि आपने एकदम सही किया होगा। इसके बाद आपको एक टेबल दे रखा है, इस टेबल को आपको केयरफुली स्टडी करना है और फिर क्वेश्चंस के आंसर्स आपको करने थे, ठीक है। सो ये आपको कंट्री ए बी सी करके दिया हुआ है, कंट्री का जीएनआई गिवन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी गिवन है, मीन स्कूलिंग के ईयर्स और एचडीआई रैंक, ठीक है। एचडीआई क्या था? एचडीआई इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ओके। सो गाइज आप बताइए कि इसका आंसर क्या आप लोग करके आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज हायर पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये आपसे इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17 में। इसका आंसर आपका होना था ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए का भी आपका कंट्री ए है, जिसका सारी चीजें हम क्या देखते हैं, हायर है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं आपके वो सारे के सारे, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट, ये 17th है। अब हम चलते हैं 18th क्वेश्चन पे। इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडिंग फॉर 33% ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द टोटल लोकल सेल्फ सिस्टम इन इंडिया वॉज मेड, ठीक है, ये आपको बताना है। सो सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम जो है उसके बारे में था और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ 33% का, कब हुआ था, इसमें सिर्फ आपसे ईयर पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में ईयर है आपका 1992। देन हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो अडॉप्ट करती है एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज को, ठीक है, with the help of citizens and experts, which one of the following is a positive outcome of this process। यानी कि जब एक सरकार एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज को अडॉप्ट करती है तो उसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव आउटकम क्या रहता है, क्या होगा इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर बी होना था यहाँ पे, सिटीजन्स फील एम्पावर्ड टू डिटरमाइन पॉलिसीज, ठीक है। जस्ट आप लोग इसका क्या लगा के आए हैं, काइंड ऑफ मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट भी है इसका क्या होगा, बट स्टिल अभी के लिए हम ऑप्शन नंबर बी ही लेके चलेंगे, यही इसका अभी के लिए करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे आपको पार्टीज दे रखी थी कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में है या राष्ट्रीय लोक दल, कौन सा करेक्टली मैच है। सो इसका आंसर होना था आपका डी, बीजू जनता दल इज इन उड़ीसा, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है। फिर आपका सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन बी में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आए थे, वुमेन राइट का आ रखा है, ये देखो ये इजी इजी कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप कि आपने ये एकदम करेक्ट किए होंगे। फिर आपका सेक्शन सी है, अभी यहाँ पे मुझे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा कोई दिख नहीं रहे हैं। रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एकदम सिंपल, आपके बुक में ही ये दे रखा था ये वाला क्वेश्चन। टर्जरी सेक्टर का क्वेश्चन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आया है। सो स्टूडेंट्स पेपर जो है थोड़ा सा हमें मिक्स देखने के लिए मिलता है, कुछ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इजी हैं और कुछ थोड़े से डिफिकल्ट भी आते हैं, जैसा कि हर पेपर में होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपके जो भी नेक्स्ट एग्जाम्स होने वाले हैं उनके सॉल्यूशंस भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे।